मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिया फिरता हूँ। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्रेष्ठ क्लासेस में। और हम आज अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज जो है हम 10वीं कक्षा के लिए प्रस्तावित पुस्तक हिंदी ए क्षितिज भाग 2 की चौथी कविता आत्मकथ्य, है ना, इसका वर्णन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको यह ज्यादा से ज्यादा समझ में आए चीजें। और यदि आप छात्र हैं, यदि आप अध्यापक हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए यह जो है काफी उपयोगी साबित होने वाला है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले की 3 पाठों की जो है व्याख्या वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित कर दी है। आप उसको देखिए, समझिए, और यदि कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख भेजिए, ताकि मैं उसको जितनी जल्दी हो सके सुधार करूं। प्रस्तुति बेशक अच्छी ना लगे, बात मेरी सच्ची है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, ये जयशंकर प्रसाद, पहले तो आप देखेंगे कि हमने सूरदास के बारे में पढ़ा था, फिर हमने अ, तुलसीदास के बारे में पढ़ा। ये दोनों कवि जो थे भक्ति काल के अंतर्गत आते थे। उसके बाद हमने जो है देव के बारे में पढ़ा, जो रीति काल से संबंधित कवि थे। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद कवि हैं, है ना। और इनका जन्म 1879 नवासी में हुआ है, वाराणसी में हुआ। और इनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। तो अ, इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई जो है 8वीं तक ही की, उसके बाद ये नहीं पढ़ पाए। और फिर जो है घर पर ही रहकर इन्होंने पढ़ाई की। और 1937 में इनका निधन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो जीवन काल है वो बहुत ही कम समय के लिए है। कहते हैं ना कि जो ध्रुव तारा होता है वो बहुत कम समय के लिए चमकता है, लेकिन उसकी छटा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ठीक इसी तरह से हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का कद बहुत ऊंचा है। और जितने भी समय के लिए इन्होंने काव्य रचना की या कहानी की रचना की या कोई गद्य रचना की, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, आप इनके नाम जरूर याद रखिएगा। चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना के लिए दिया गया, तो कामायनी, जो कि श्लोक चर्चित है। इसके अलावा उन्होंने कई गद्य लिखे हैं, जिसमें आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये उनके नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। इसके अलावा आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। ठीक है, तो आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। जो कविता मैंने सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत की थी, 2 पंक्तियां, वो मेरी नहीं थी, जयशंकर प्रसाद, सॉरी, हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता थी। और मैंने बस मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके सामने वो पंक्तियां गा दी। खैर, अब आइए पाठ का हम आरंभ करें। तो देखिए, आत्मकथ्य, आत्मकथ्य का अभिप्राय है जो अपनी कथा है। आत्म से अपनी, और कथ्य मतलब जो अपनी बातें हम कहते हैं, आत्मकथा, है ना। अपनी कथा को आत्मकथ्य कहा जाता है। कहते हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप, मधुप मतलब भौरा, भौरा गुनगुनाकर जाने कौन सी ये कहानी गा रहा है। ठीक है ना। मुरझाकर गिर रही पत्तियां, पत्तियां देखो कितनी आज घनी, है ना। जो भौरा है ना, वो क्या कर रहा है, गुनगुनाकर एक संदेश हमें दे जाता है। और जो पत्तियां हैं वो क्या होती है, मुरझाकर गिर रही हैं। ठीक है ना। आज घनी, मतलब जो कभी पत्तियां घनी हुआ करती थी, आज वो मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात जो पत्तियां हैं, पत्तियों से अभिप्राय हमारा जो मन है वो क्या है, निराशा में डूबा हुआ है। और जो कवि का जीवन है बच्चों, वो बहुत ज्यादा निराशा में रहा है, नकारात्मक परिवेश में वो पले हैं। इसके अलावा उनके जीवन में खुशियों का नितांत अभाव रहा है। तो उनके काव्य से भी ये चीजें हमें झलकती है ना।
और मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, अर्थात भौरा ना जाने कौन सी अपनी कहानी जो है गुनगुनाकर कह रहा है। उसके बाद कहते हैं मधुप गुनगुनाकर और पत्तियां गिरकर, ये क्या कर रही है, हमें संदेश देने की कोशिश कर रही है। फिर आगे बात आती है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कह रहे हैं कि इस विश्व में, ठीक है ना, अनंत नीलिमा मतलब जहां अनंत आकाश है ना, उसमें क्या है कि अनेक लोगों के जीवन का इतिहास हमें पढ़ने को सुनने को मिल जाता है। ठीक है, कुछ लोग अपनी जो है बड़ाई में बहुत सारी कथाएं लिख देते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिख देते हैं, है ना, और कुछ लोग जो है बहुत कुछ नहीं कर पाते, बहुत कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है संघर्षमय होता है। तो कवि जो है बाहरी आडंबरों से बचना चाहते हैं, इसलिए जब उनसे कोई मित्र कहता है कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, तो वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? तो वो कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में अनेकों लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिख दिया है ना, असंख्य लोगों ने लिख दिया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। या यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, अपनी जो मेरी परेशानियां रही हैं, अपनी जो मेरी कठिनाइयां रही हैं जीवन की, अगर मैं उसको अपने लोगों के सामने रखूंगा, तो इससे लोगों का भला नहीं होने वाला। वो क्या करेंगे, व्यंग मलिन मतलब बुरे कमेंट करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, अर्थात हमें अपनी कमियां उजागर नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। और यदि मैं अपनी आत्मकथा को क्या करूंगा, बनाकर लिख दूं, ठीक है ना, उसको बहुत अच्छा नमक मिर्च के साथ परोस दूं, बेशक वो पाठक को मजा तो देगा, लेकिन ये गद्य के साथ या काव्य के साथ या अपनी लेखन के साथ में अन्याय ही करूंगा। इसलिए वो कहते हैं यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, अर्थात ऐसे ऐसी आत्मकथा जहां पर निराशा हो, जहां पर परेशानियां हो, इसके अलावा जहां पर अभाव रहा हो, अगर ऐसा मैं आत्मकथा लिखूं जो मेरे जीवन की सच्चाई है, तो क्या मैं करूंगा, अपना जो है बेकार में ही मैं अपने को उपहास का पात्र बना दूंगा। तब भी कहते हो, फिर भी कहते हो, कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, क्या मैं अपनी कमजोरियां, क्या मैं अपनी आप बीती जो है कह डालू? तो अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो इससे किसी का भला नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तुम सुनकर सुख पाओगे, ठीक है ना। हो सकता है कि आप अगर मेरी आत्मकथा पढ़ें तो आपको सुख मिले, लेकिन जब आप उसके उद्देश्य को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो यह गागर रीति, आपको एक खाली घड़ा ही मिलेगा। खाली घड़ा जो होता है हमारे किसी काम का नहीं होता। तो ये खाली गागर के जैसे, खाली घड़े के जैसे मेरा जीवन रहा है। जिस तरह से व्यक्ति के जीवन में ऐसो आराम रहता है और वो अगर कोई अपनी बात कहे तो लोग सुनते भी हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो सिर्फ निराशा, परेशानियां, कष्ट, दुख, चिंता, ऐसी ही चीजें रही हैं। तो मैं अगर अपनी चीजें इस तरह से आत्मकथा के माध्यम से बताऊंगा तो ये वास्तव में खाली घड़े के समान होगी, है ना, और लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और जहां तक हो सकेगा तो लोग मेरी दुर्बलताओं पर, मेरी कमियों पर क्या करेंगे, उपहास ही उड़ाएंगे, मजाक ही उड़ाएंगे। देखिए भाषा सरल है, सहज है, प्रभावी है, खड़ी बोली हिंदी है, ठीक है ना, तो समझने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन जो इसका भावार्थ है उसको संप्रेषित करना मेरा उद्देश्य है, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। किंतु कहीं ऐसा ना हो, अब बोल रहे हैं कि अगर मैं लिख भी दूं आत्मकथा, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। अगर मेरी आत्मकथा मैंने लिख दी, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो लोग मौका परस्त हैं, जो लोग एक प्रकार से ये कहिए कि सुख सुविधाओं के भोगी हैं, वो किसी न किसी की सुख सुविधाओं का हनन करते हैं, तब अपने हिस्से में वो ज्यादा सुख सुविधा लाते हैं, है ना। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कटु वाक्य कि तुम्हारे ही कारण ऐसा हुआ है, तो वो बुरा मान जाएंगे। तो मैं तुम्हें बुरा, यानी कि तुम्हें, मैं चाहता हूं कि तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं। क्योंकि मैं अगर लिखूंगा तो तुम क्या समझोगे कि अपनों को, अपने को समझो। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, किंतु कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि मैं अगर अपनी आत्मकथा लिख दूं तो तुम अपने को ही खाली करने वाले मान बैठो, और तुम अपने को खाली करने वाले जब मान बैठोगे तो तुम मुझसे नाराज हो सकते हो, है ना, कड़वी बातें तुम सुन नहीं पाओगे। ठीक है। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब मेरे हिस्से का सुख तुमने लेकर अपने हिस्से में भर लिया है। अमूमन होता यही है, लेकिन कभी कहते हैं कि जब ये सब चीजें सबको पता ही है तो मैं क्यों बताऊं,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगा, कहते हैं ना कि सच बोलने से भी डर लगता है, क्योंकि हम सच बोलते हैं तो दुनिया को बुरी लग जाती है, और झूठ बोलते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो मैं अगर सच बोल दूंगा तो नुकसान जो है तुम्हारा ही होगा। यही विडंबना है। ये क्या है मेरे लिए? विडंबना है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है मेरे लिए कि मैं क्या करूं। ठीक है ना। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। मेरी जो सरलता है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन जो है बहुत सरल रहा है, भोलेपन में उनका बचपन बीता है, गरीबी, अभाव, इस अवस्था में वो पले बड़े हैं। और जो गरीब व्यक्ति होता है, जो निम्न वर्ग का तबका होता है, वो बहुत सरल होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं अरी अरी सरलते। मैं अपनी सरलता की बात करूं तो मैं अगर अपनी सरलता आपके सामने रख दूं तो आप मुझे क्या मान बैठोगे? मूर्ख मान बैठोगे। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। क्या मैं अपनी सरलता की बात कहकर अपनी ही हंसी उड़वाऊं? ठीक है ना। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। भूले अपनी, जो मैंने भूल की है, जो मैंने गलतियां की है, जो मैंने छल कपट नहीं किया है, ये मेरी एक भूल है, इसको बताऊं। या प्रवंचना, जो मुझे धोखे मिले हैं लोगों से, ठीक है ना, इसके बारे में औरों को मैं बतलाऊं। ठीक है ना। इसलिए मैं उपन्यास नहीं लिखना चाहता, मैं आत्मकथा या फिर कोई अपने बारे में जानकारी आपको विशेष नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरा जीवन जो है क्या है, अंधकार भरा रहा है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं? कह रहे हैं कि जो मेरे जीवन में थोड़ी बहुत उज्जवल गाथाएं रही है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में हर समय निराशा रहे बेशक, लेकिन कुछ पल तो ऐसे होते हैं जो उसको खुशी प्रदान करते हैं। तो वही कह रहे हैं, उज्जवल गाथा, ठीक है, कैसे गाऊं मैं, उनको मैं कैसे गा दूं। मधुर चांदनी रातों की, जो रात मेरे हसीन रात है ना, जो मेरी रातें हसीन हुआ करती थी, उन रात्रि की बातों को मैं कैसे बता दूं, मैं अपने निजी जीवन को आपके सामने कैसे रख दूं। अर्थात यहाँ पर जो है कवि चोट कर रहे हैं उन लोगों के प्रति जो आत्मकथा को बड़े ही नमक मिर्च के साथ परोस देते हैं, है ना। तो कवि कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का भला नहीं होता, बल्कि अपनी महिमा मंडन तो हम कर देते हैं, है ना। तो मधुर चांदनी रातों की मैं अपनी कैसे बता दूं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को, देखिए अपने जीवन में कुछ निजी बातें होती है। आज का जमाना ऐसा है कि हम अपने जीवन को जो है ना फेसबुक और व्हाट्सएप पर उठाकर रख देते हैं, या यूट्यूब पर उठा के रख देते हैं, जो कि मेरे अनुसार कम से कम उचित नहीं है। बाकी आपकी अलग राय हो सकती है और मैं उसका सम्मान भी करता हूं। लेकिन जो कवि है वो भी ऐसा कह रहे हैं कि अपने निजी पलों को मैं, अपनी निजी बातों को मैं, अपनी निजी रातों को मैं कैसे आपके सामने रख दूं, और अगर मैं उसे छुपा लूंगा तो फिर आत्मकथा कैसी है, फिर तो वो मैंने आपसे झूठ बोला। ठीक है ना। आप एक ओर तो कह रहे हो कि अपनी आत्मकथा रखिए, और दूसरी ओर मैं अगर आपसे छुपा लूं ये सारी चीजें, तो क्या आप वास्तव में आपके साथ न्याय नहीं होगा, पाठक के साथ अन्याय ही होगा। कह रहे हैं अरे खिलखिलाकर, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। देखिए कवि के जीवन में एक प्रेमिका भी रही है ना, प्रेयसी भी रही है, और उनका जो है दर्द इनके जीवन में दिखता है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपने से किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर लेते हैं, किसी ऐसी महिला से या किसी ऐसी युवती से प्रेम कर लेते हैं जो संभव नहीं हो पाता, विरोध होता है हमारे बीच, लेकिन मन है जो मानता नहीं, तो प्रेम हो जाता है। और एक तरफा जब प्रेम हो जाए तो अ, वो दर्द कम देता है, लेकिन दो तरफा प्रेम होने के बाद, और फिर वो अगर प्रेम हमारा ज्यादा दिन तक नहीं चलता तो कष्ट होता है, हमें परेशानी होती है, हमें, है ना। या फिर हमें जो एक धोखा शब्द है ना, वो धोखा भी मिलता है। तो कहा गया है कि उन बातों को जिस पर हम खिलखिलाकर हंसते थे अपनी नायिका के साथ, क्या उन बातों को बताना सही रहेगा? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मैंने अपने जीवन में बहुत से ख्वाब पाले थे, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों की जो है एक आशा पाल ली थी कि मुझे ये खुशी मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन वो नहीं मिल पाए, और उन खुशियों को सोच सोच कर जो है मैं क्या रहा था, बेचैन रहा था कि मुझे वो खुशियां मिल जाएगी। जीवन में हम भी बहुत सारे ख्वाब पाल लेते हैं, तो कवि ने भी जो है ऐसे ख्वाब पाले थे, तो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं कि मैंने उन ख्वाबों को देखा और जाग गया, अर्थात मैं बेचैन रहा। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, मतलब मैंने उसके ख्वाब तो देखे और मैं बिल्कुल पास तक पहुंच गया था उन सुख सुविधाओं के, उन महत्वाकांक्षाओं को कि मैं उसको पा लूंगा। लेकिन आलिंगन में आते आते, आलिंगन का मतलब होता है ऐसे हग कर लेना किसी को, है ना। तो वो पास आते आते क्या हुआ, मुस्कुराकर जो भाग गया, अर्थात वो खुशी, वो मौके जो मुझे खुश कर देते, वो बिल्कुल पास तक मेरे आए, और जो है मैं
बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उनको पाने के लिए, लेकिन वो मेरे नसीब में नहीं था और वो मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात देखिए, दो अर्थी बातें कभी कह रहे हैं, एक तो यहाँ पर नायिका प्रेम भी है, और दूसरा व्यवहारिक चीजें जिनको हम जो है अपनी सुख सुविधा से जोड़ कर देखते हैं, उनकी बातें भी हो रही हैं। इसलिए ही जयशंकर प्रसाद जो है जयशंकर प्रसाद हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद जो है कोई साधारण कवि नहीं है, साधारण रचनाकार नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं वो अब जो नायिका है, जो खुशियां हैं उनकी, उस नायिका में है, उस प्रेमिका में है, उस प्रेमिका का चरित्र चित्रण कर रहे हैं। कह रहे हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों, अरुण मतलब सूर्य, और सूर्य की जो किरणें निकलती हैं, लालिमा है ना, उस किरणों की बात हो रही है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली, मतवाली मतलब आपको मदमस्त कर देने वाली। अक्सर यही होता है, हम जब प्रेम में होते हैं तो हम मतवाले हो जाते हैं, हम फिक्र नहीं करते। तो जो कवि है वो कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, ठीक है ना, उसकी जो मतवाली सुंदर छाया थी, ठीक है, अनुरागिनी उषा देती थी निज सुहाग मधुमाया में। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति कही गई है, अनुरागिनी उषा। अनुरागिनी उषा मतलब प्रेमी रूप, प्रेम। देखिए उषा मतलब सुबह, और जब सुबह की किरणें होती हैं तो हमें उसमें बहुत यानी कि मजा आता है ना, हम लगाव करते हैं उससे, हम चाहते हैं कि थोड़ी देर और सो ले। थोड़ी सी हल्की सी धूप की किरण जब आपके ऊपर पड़ती है तो आपको मजा आता है। मैं तेज धूप की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल मीठी मीठी धूप जो लालिमा लिए रहती है, उसकी बात कह रहे हैं कि वो कैसी अनुरागिनी है, प्रेम देने वाली है ना। अनुरागिनी उषा देती थी निज सुहाग मधुमाया में, अर्थात कि जो मेरी प्रेमिका रही है, जो मेरी प्रेयसी रही है, उसके गाल कैसे थे, कपोलो मतलब गाल, उसके गाल कैसे थे, लालिमा लिए हुए थे। वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी अच्छी थी, या वो इतनी मतवाली, उसकी जो चाल है या मतवाली वो खुद थी, जिससे कि मैं मदमस्त हुआ जाता था, ठीक है ना। उसके जो गाल थे वो कैसे थे, लालिमा लिए हुए थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये उषा की किरणें लालिमा लिए होती हैं, वो क्या करती है, मेरी प्रेयसी के गालों के रंग को ही लेकर अपने मांग में, सुहाग में, जो महिलाएं होती हैं सुहाग में सिंदूर लगाती हैं, तो बता रही है कि वो क्या करती हैं, सुहाग भरती हैं, किसमें, अपने मांग में। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो मेरी प्रेयसी है उसके कपोल गुलाबी, ठीक है ना, या फिर लालिमा लिए कपोलों में, गालों में जो लालिमा है, उस लालिमा को जो सुबह की किरणें हैं वो अपने अंदर डाल लेती है, अपने अंदर भर लेती है, ठीक है ना। जैसे कि कोई स्त्री, सुहागन स्त्री अपने मांग में सिंदूर भर लेती है, ठीक है ना। इससे तुलना की गई है, उषा कर लेती थी। देखिए यहाँ पर जो है ना तुलना की गई है, यहाँ पर जो है बात बताई गई है कि उषा की तुलना जो है उस महिला से की गई है जो सुहाग कर रही हो। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया। प्रश्न बन सकता है बीच में कि कौन सा अलंकार है। खैर, अब बता रहे हैं वो तो रहा नहीं, वो रही नहीं नायिका, उसने तो मुझे छोड़ ही दिया, पास आते आते हम बिछुड़ गए। फिर कहते उसकी उसकी स्मृति पाथेवनी, उसकी यादें आज भी मेरे हृदय में जीवित है। और ये पाथेय का काम कर रही है। पाथेय का मतलब आपको मैं बता दूं कि पथ पर चलने के दौरान कई बार क्या होता है, हम अपने साथ खाना रख लेते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो हमें पथ पर जो है चलने में सहायक हो। तो वे चीजें जो हमें अपने साथ पथ पर आगे बढ़ने के दौरान चाहिए होती है, उसको हम पाथेय बोलते हैं। कहते हैं ना कि पथ पर जब जाते हैं तो कुछ लंच बॉक्स रख लेते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, तो उसी को यहाँ पाथेय कहा गया है। कि उसकी स्मृति, उसकी यादें ही जो है मेरे लिए जो है आगे जीवन जीने का सहारा बनी। थके पथिक की पंथा की, कि मैं क्या हो गया हूं, थक गया हूं, पथिक हूं मैं, और मेरी राह, पंथा मतलब राह, मेरी जो चुनौती भरी राह है, उसी स्मृति, उनकी स्मृति के आधार पर ही मैं अब चल रहा हूं, ठीक है ना। वैसे तो मैं अब थक चुका हूं। क्या इसको भी मैं आत्मकथा में लिखूं? और अगर मैं लिखूंगा, सीवन को उधेड़ कर देखोगे, सीवन मतलब मेरे वस्त्र को आप क्या करोगे, उधेड़ कर देखोगे, क्यों मेरी कंथा की, ठीक है ना, कि क्या मेरी कंथा मतलब यहाँ पे एक प्रकार से आप ये समझिए कि कंथा का अभिप्राय अ, अंदर दर्द जो है ना, उसकी बात की जा रही है। निर्बलता, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। कि आप मेरे जो शरीर पर कपड़े हैं, क्या आप उसको उधार कर मेरे हृदय में आप झांक कर देखेंगे कि मुझे कितनी कष्ट है, ठीक है ना। क्यों मेरी कंथा की, कष्ट की। फिर आगे कभी कह रहे हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं।
ठीक है ना। मैं इतनी बड़ी बातें कैसे कह दूं आपके सामने। जो काव्यकार होते हैं वो बड़ी बड़ी आत्मकथाएं लिख देते हैं, बहुत अच्छा परोस देते हैं, पाठक को पसंद आता है, चर्चाएं लूटते हैं, वाहवाही लूटते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं, है ना। तो मेरा जीवन तो इतना छोटा रहा है, मैंने तो बहुत कुछ किया नहीं है इस जीवन में, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह दूं, है ना। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता रहूं? इससे अच्छा है कि मैं दूसरों की ही बातों को सुनूं। कुछ लोग विद्वान जो होते हैं ना, वो ज्यादा बोलते नहीं, वो सुनते हैं, है ना। तो मैं, अच्छा रहेगा कि दूसरों की ही बातें सुनूं, क्योंकि मेरी बातें कड़वी, और उन कड़वी बातों में नीरसता, उदासी, मायूसी, ठीक है ना, नकारात्मकता, यही तो है। क्योंकि वास्तव में मेरे जीवन में यही हुआ है। तो छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं, इतनी बड़ी कथा मैं कैसे बना दूं? क्या यह अच्छा नहीं होगा कि औरों की मैं सुनता रहूं, सुनता मैं मौन रहूं? क्या सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? फिर वो बता रहे हैं कि मेरी आत्मकथा क्या है, भोली है, सरल है, कोई उसमें नमक मिर्च नहीं है, कोई उसमें बाहरी दिखावा नहीं है, किसी भी प्रकार का मैंने उसमें जो है मनोरंजक पुट नहीं डाला है, ठीक है ना। तो उसको सुनकर तुम भला क्या करोगे? अभी समय भी नहीं, और वास्तव में अभी समय भी नहीं है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जो मेरी मौन व्यथा है, मेरी व्यथा, मेरी चुप व्यथा मतलब परेशानी, वो परेशानियां, वो कष्ट, वो पीड़ा जो मैंने अपने मन में दबा लिया है, उसको दबे ही रहने दो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी समय भी सही नहीं है, ठीक है ना। अर्थात अगर मैं उनको फिर से आपके सामने रखूंगा, तो वो परेशानियां, वो चिंताएं और वो जो मेरे दर्द भरे पल थे, वो क्या होंगे, फिर से मुझे निकलकर कचोटेंगे, मुझे पीड़ा देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं उनको ना ही बताऊं, आत्मकथा में ज्यादा ना ही लिखूं। तो ये इनकी पंक्तियां थी। और अगर आपने गहराई से बातों को समझा है, समझ में आया होगा, और जाने अनजाने में मेरे मुखारबिंद से अगर कोई ऐसे शब्द निकल गए हों जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भाव में पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, मैं मजे में पढ़ा रहा हूं आपको, तो उसको आप इग्नोर करें। इसके अलावा इस प्रश्न बनते हैं जरूर, लेकिन अगर आपने इन चीजों को समझ लिया है, ठीक है। और अगर मैं भाषा की ही बात करूं तो इसमें क्या है कि काव्य जो काव्यांश जो है, खड़ी बोली हिंदी से लिया गया है, हिंदी की भाषा है। मधुप, अनंत, नीलिमा, मलिन आदि तत्सम शब्द हैं इसमें। गुन गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी में अनुप्रास अलंकार है, कह जाता कौन कहानी। गागर रीत रूपक अलंकार है, ठीक है ना। गागर रीत मतलब कि यहाँ पर गागर को, घड़े को जो है रूपक दिया गया है, किसका, खाली जीवन, निराशा की बात की गई है। नवीन उपमाओं का प्रयोग हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, नवीन उपमा से अभिप्राय जैसे उषा, है ना। जो उषा की किरणें हैं उसको एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अरि सरलते में मानवीकरण अलंकार है, मतलब सरलते से अभिप्राय एक व्यक्ति की दशा है सरल होना, एक व्यक्ति का स्वभाव है सरल होना, ठीक है ना। उसका जो है जिक्र इस प्रकार से कर दिया गया है मानो कि कोई सरलते उनकी सखा रही हो, ठीक है ना। और रहस्यवाद है कविता में, रहस्यवाद से अभिप्राय कि आप जितना डूबोगे उसके उतने मायने निकलते चले जाएंगे। हो सकता है मैंने प्रेमिका के रूप में कहा है, आप अगर इसको देखोगे तो ईश्वर के रूप में भी ये दिख सकते हैं आपको, है ना। तो रहस्यवादी कविता की यही विशेषता होती है कि द्विअर्थी या त्रिअर्थी बातें लेकर वो चलते हैं। आप जिस प्रकार से इसकी व्याख्या करें उस प्रकार से वो जायज है, लेकिन जो साधारण व्याख्या है, जो पूछा जाता है, मैंने उस तरह की व्याख्या की है। और मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूं जो उनके मर्म को समझ पाऊं और शब्दशः उसकी वही व्याख्या कर दूं जो जयशंकर प्रसाद जी लिखना चाह रहे थे, लेकिन जनसाधारण शब्दों में जो मैंने बताया है वो उसकी व्याख्या है। तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और अगर कोई भूल हो गई हो तो उसका आप जो है क्षमा करेंगे। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूं कि आपको जो है सच्चा और अच्छा कंटेंट दूं। अब हम अगले पार्ट को लेकर कल हाजिर होंगे आपके समक्ष, और आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर आप छात्र हैं तो आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर आप काव्य प्रेमी हैं तब तो आप कितनी बार देखेंगे, कितनी बार इसकी व्याख्या करेंगे, वो आप पर ही निर्भर करता है। तो आज की कक्षा को मैं यही विश्राम देता हूं, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद।